चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। मॉडर्न इंडिया कल हमने बातचीत की थी और एक बहुत मोटी मोटी सी कहानी तुम्हें समझ में आई कि एक टाइम पीरियड जिसे कहा जाता है मेडिएवल, ये लगभग 1000 साल चला, 8वीं से 18वीं शताब्दी। 712 से लेके अगर देखें तो 1757 नहीं 1757 इसलिए क्योंकि पहली लड़ाई 1757 में थी ना। वो कौन सी लड़ाई बताई थी मैंने? प्लासी। हाँ, वैसे तुम देखो तो 1857 इस टाइम पे आपके देश में BEIC हावी हो गई थी। कौन सी लड़ाई के बाद से? प्लासी के युद्ध के बाद से। यहाँ से यहाँ तक BEIC ने राज किया कितने साल? 100 साल। बेटा 17 से 18 100 होता है, 200 नहीं। और इसके बाद फिर 90 साल 1947 तक BEIC का राज ले लिया महारानी ब्रिटेन ने, जो खुद तो नहीं आई लेकिन यहाँ पर वायसराय। वायसराय कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच, जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग। तो महारानी महाराजा की जगह 90 साल भारत पे वायसराय का राज रहा। इस हिसाब से देखें तो हम 200 साल कहते हैं, 190 क्या कहना राउंड फिगर में, तो हम कह देते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर कितने साल राज किया? 200। यहाँ से राज क्यों पढ़ा जाता है समझ में आया? कौन सी लड़ाई थी? प्लासी। कल मैंने तुम्हें बताया था प्लासी की लड़ाई में गद्दारी के कारण हम हारे। एक बहुत बड़ी फौज किसके पास तैयार थी? सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला की इस फौज में एक घटिया आदमी था, मीर जाफर, जिसकी गद्दारी का भुगतान हमें करना पड़ा। और कहीं 300 लिखा है, कहीं 3000। बेटा बातचीत नहीं करो, 300 या 3000 जितना भी मान लें, एक चुटकी सी बिल्कुल फौज और इतनी बड़ी हमारी सेना, वो भी कहाँ के नवाब की? बंगाल, जिसको कामधेनु गाय कहते हैं। कि इतना टैक्स कलेक्शन था कि जिसकी कोई गिनती नहीं। बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा रिच एरिया था बंगाल का। इतने सारे पैसे, इतनी बड़ी फौज, इतना सब कुछ इनके पास था, लेकिन ये छुटकी सी सेना जीत गई। कारण एक गद्दार आदमी ने इन सबको जीरो कर दिया। और फिर इसका क्या हुआ? इससे भी लूटा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का टारगेट ही लूटना था। फिर याद है ये यहाँ से इसने जब मना किया तो फिर इसकी जगह मीर कासिम को बना दिया। और फिर कासिम बेचारा लड़ा भी, इसने राजधानी परिवर्तित भी की, लेकिन फाइनली हमने देखा 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, जिसमें ये रियलिटी है कि हम हारे थे। और फिर भारत की बड़ी बेल्ट पर किसका राज स्टार्ट हुआ? कल मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, 1757 प्लासी, 1764 बक्सर। और फिर बताया था कि इसके कुछ साल बाद 1767 में अंग्रेजों ने अपनी दृष्टि नीचे की कि भैया नीचे कौन सा हिस्सा हमारा इंडिया का हम हड़प सकते हैं। तो उनको सबसे आसान टारगेट दिखाई दिया मैसूर। और इस मैसूर में 2 वंशज थे, बाप और बेटा। किसकी बात हो रही है ये? हैदर अली और टीपू सुल्तान। इनके बीच में कितने युद्ध लड़े गए? जिसमें सेकंड में पिताजी चल बसे और चौथे का तो टारगेट ही मर्डर करना था, टीपू का। हैदर अली मारे गए थे 1782 में। हमने युद्ध याद किए थे। अब जो बातचीत करें ना बेटा, बाद में ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, ये याद रहेगा। 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99, इसके बीच में पिताजी की डेथ हुई और 99 में बेटे को मार डाला। इससे याद करो 10 साल पहले फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसने दुनिया को 3 नए वर्ड्स दिए थे। क्या क्या? समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, और फ्रेटर्निटी, जिसे आप कहते हैं बंधुत्व, या जिसे आप कहते हैं भाईचारा। ये बहुत कॉमन आने वाला क्वेश्चन है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दुनिया को किस क्रांति ने दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने। कब की घटना है ये? 1789। और आपके यहाँ से टीपू लगातार इसके कांटेक्ट में था। मैंने कल एक ग्रुप का नाम बताया होगा, जैकोबिन क्लब, जिसका वो मेंबर भी बना था, लेकिन बाद में इसको मार डाला गया। और ऐसे देखते देखते पहले अंग्रेज छाए आपके 3 शहरों के आसपास, उन्होंने 3 नए शहर बसाए। आपका सूरत था, इसकी टक्कर में इन्होंने मुंबई बना लिया।
आपके यहाँ पर इन्होंने चेन्नई, जिसको आप कहते हैं आज मद्रास, जिसका पुराना नाम था, और यहाँ इन्होंने डेवलप कर लिया कोलकाता। ढाका की जगह कोलकाता आ गया, सूरत की जगह मुंबई आ गया, और मछलीपट्टनम की जगह मद्रास। ये 3 शहर इन्होंने ऐसे डेवलप कर दिए कि आज 2024 में भी हम अगर कहें इंडिया के 4 बड़े शहर, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या चेन्नई, यही नाम लेते हैं ना। ये तीनों इनके टाइम में डेवलप हुए थे, हमारे टाइम में नहीं, हमने नहीं किए थे। हमने एक ट्रिक पढ़ा था, PD, EDF। इनमें सबसे पहले आए पुर्तगाली, 150 साल अकेले ही चले क्योंकि कोई और आया ही नहीं। 1498 में पहला और 1503 में कंपनी बनी। इस कंपनी को लंबे टाइम तक किसी भी टक्कर का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई कंपनी बनी ही नहीं। लेकिन फिर हमने देखा था डच कहाँ के थे? हॉलैंड को ही आप कहते हैं नीदरलैंड, यहाँ के निवासी। ये 1602 में कंपनी बनी, इंग्लैंड वालों ने बनाई थी 1600 में, इन्होंने 1616 में और इन्होंने 1664 में। सबसे लेट जागे थे फ्रांसीसी काबिल बहुत ज्यादा थे, और किसको टक्कर देने की काबिलियत थी? इंग्लैंड तो नंबर 1 पहले ही बन गया था, क्योंकि जब पुर्तगाली आए तो याद करो स्वाली के युद्ध में इन्होंने इनको हरा दिया, और फिर पुर्तगालियों ने इनको दहेज में मुंबई नहीं दे दिया था कि भाई हमारी राजकुमारी कैथरीन की शादी हो रही है यहाँ। तो डच की अगर बात करें तो डच को भी अपने एक साइड कर दिया था इंग्लैंड वालों ने, और डच फिर ज्यादातर इसी बेल्ट के आसपास रह गए। बाद में तो फिर वो चले ही गए थे। इंग्लैंड वाले धीरे धीरे करके स्टार्टिंग यहाँ से की इन्होंने, फिर सूरत में स्वाली के युद्ध में अपनी बिल्डिंग बनाई, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने डेवलप कर दिए शहर। ये जो डेनमार्क वाले हैं, जिनको आप डेनिश कहते हैं, ये तो स्टार्टिंग में देख के कलेश छोड़ के अपना काम धाम पैसे लेके चलते बने। फ्रेंच टिके थे, और फ्रेंच ने सोचा था कि मैं क्यों इनको अकेले को राज करने दूं, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। पर बड़ी प्रॉब्लम थी कि फ्रेंच लोगों को परमिशन मांगनी पड़ती थी। कैसी कंपनी थी वो? गवर्नमेंट, जबकि ये क्या थे? प्राइवेट। ये तो रात में डिसीजन ले सकते थे, क्विक, कल ये करना है, लेकिन उनको पहले सोचना पड़ता, लेटर लिखना पड़ता, वो फ्रांस जाता, वहां के राजा की परमिशन मिलती, तब जाके फिर ये काम होता। इसीलिए फ्रेंच पीछे रह गए। लेकिन इनका एक आदमी मैंने आपको बताया था जिसका नाम क्या था? डुप्ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डुप्ले। इसने बहुत सारे काम किए, पर क्योंकि सरकार की कमी थी ये वो काम नहीं कर पाया। ये सब बातें मैंने पढ़ाई थी, आपको बुक ले आए आप लोग? ठीक है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, और बाहर देखना जरा, ये नीचे सारे क्रांतिकारियों के पिक्चर्स इसलिए हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मध्यकाल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कांग्रेस, और उसके पैरेलल में क्रांतिकारी। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसके पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर देखो कौन सा है। सबसे पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। क्या ट्रिक है यूरोपीय कंपनियों को याद करने का? PD, EDF। ये सबसे ऊपर लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। PD, EDF, यहीं ऊपर लिख लो। PD, EDF। P मतलब पुर्तगाली, पहला D मतलब डच, E इंग्लैंड, अगला D डेनिश, डेनमार्क के लोग, और F मतलब फ्रेंच। ज्यादा ताकतवर इनमें से 3 हैं, पुर्तगाली, इंग्लैंड और फ्रेंच। पुर्तगाली अकेले 150 साल पानी पर राज कर गए। कौन सी नीति कहलाती है वो? उसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। पेपर में आ जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? पुर्तगालियों की। कौन से ओशियन पे इनका राज था? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के ये स्वामी कहलाते थे, और इसी को हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। शांत, हाँ बेटा, क्या ये एग्जैक्टली सन तो नहीं है बेटा कहीं मेंशन, लेकिन जब इन्होंने 1535 के आसपास गोवा की पट्टी पूरी अपने अधिकार में कर ली ना, उसके बाद से ये धीरे धीरे इस पॉलिसी को यूज करते चले गए। लिखित में नहीं है कि किस सन में लगी, लेकिन 35 के बाद इन्होंने गोवा तक का अधिकार अपना बना लिया। आज भी वहां पोर्ट जो ये है ना गोवा के आसपास और दमन दीव के पास, अगर कभी आप घूमने जाएंगे तो दीव नाम की एक जगह है, यहाँ एक किला फेमस है। किला तो क्या है, वो एक तरह से ट्रेड सेंटर था। आज भी वो एज इट इज खड़ा हुआ है, और तुम विश्वास नहीं करोगे, जैसे पानी के अंदर ना बिल्डिंग को खत्म कर देता है। इस किले के
तीन तरफ पानी लगातार, अरेबियन सी, अरब सागर, तो कितना कड़वा, कैसा खारा पानी, क्योंकि नमक का पानी होता है इसमें सीज वगैरह में, ये सारा खारा पानी इसकी बिल्डिंग को लगातार टच करता है, ये आके एकदम से ना सारी लहरें इसको टकराती हैं, पर ये एज इट इज खड़ा हुआ है, ये पूरा सेंटर, इसकी कोई भी नींव नहीं हिली। अगर कभी आप घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से, कितना मजबूती से बनाया गया होगा। किसी घर में अगर पानी ऊपर से रिसने लगे तो उसकी दीवारें खराब हो जाती हैं एक एक बूंद बारिश के महीने में। इसको 24 घंटे पानी टच करता है और तेज हिलोरें आती हैं। सिर्फ एक तरफ इसका गेट है जहां से जनता की एंट्री है, बाकी सब पानी। आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ छत पर, क्योंकि कई स्टोरे बनते थे, हर तरफ ना यहाँ तोप खड़ी हुई हैं। अब तो खैर वो चलती नहीं है, लेकिन वो तोप एज इट इज हैं। तो ये क्यों खड़ी की गई होंगी कि अगर कोई व्यापार में बाधा डाले, क्योंकि इसका यूज करते होंगे, ये भर के जहाज लाके यहाँ उतारते होंगे सामान, फिर यहाँ से इंडिया के अंदर घूमता होगा सामान। तो यहाँ तोप लगाने का औचित्य क्या था, जब कभी कोई इनके व्यापार में बाधा डाले और इसके आसपास अरब सागर में आए, एंट्री करे, तो उन तोप का इस्तेमाल करते होंगे। ऐसा तो नहीं कि अब ले जाके रख दी, वो तो उस जमाने की है ना। तो आप चारों डायरेक्शंस में देखें, कम से कम यहाँ 20-30 तोप ऊपर लगी हुई हैं। उसका टारगेट यही था कि कोई भी आए। ये शांत जल की नीति एक दिन में थोड़ी ना बन गई, ये डर बिठाया गया होगा कि कोई भी यहाँ आएगा तो उसको ये लोग मार डालेंगे। और इसी का आज एग्जाम्पल खड़ा है यहाँ पर। यहाँ ना इस तरह के रैंप बनाए गए हैं। उस जमाने में रैंप समझते हो ना, जिसपे चीजें आसान होता है उतारना चढ़ाना। तो क्योंकि व्यापार टारगेट था तो इस पे रैंप बने हुए हैं। उन रैंप्स पे वो लोग अपने इस तरह का सिस्टम बना रखा होगा कि उस पर लादते होंगे, फिर उसको ऊपर तक ले जाते होंगे। इसके ही पास बिल्कुल यहीं पर एक बड़ा सा वॉच टावर है। उस जमाने में वॉच टावर का इस्तेमाल करते होंगे, तो ऊपर चढ़ के देखते होंगे आसपास कहीं कोई डायरेक्शन में कोई युद्ध, जो ये होते हैं ना पोत वगैरह, बड़े बड़े शिप्स, ये तो नहीं आ रहे हैं। और शायद इस वॉच टावर में अगर गड़बड़ दिखती होगी तो फिर इनको एक्टिवेट कर देते होंगे। तो उस टाइम पे इतना प्लान्ड तरीके से काम करना, ये कब की घटनाएं हैं, जब तुम्हारे यहाँ पानीपत का युद्ध हो रहा था और तुम तलवारें ले लेके लड़ते थे, तब ये तोप और ये सब रखते थे कि भैया कोई आए तो हम मार दें। एडवांस थे, तभी तो राज कर गए। चलो यहाँ लिख लो PDEDF। अब सबसे पहले इस पे आ जाओ टॉपिक पर। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज। इनको कमर्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट था व्यापार करना। व्यापार का टारगेट सिर्फ एक होता है, क्या? प्रॉफिट। कोई व्यापार नुकसान के लिए करता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी। ये इन देशों में यहाँ से पैसा खींच के ले जाती। स्टार्टिंग की थी इन्होंने। बेटा ये बीच में बातचीत कौन करता रहता है? क्लास से बाहर करना पड़ेगा जो बातचीत कर रहा है। स्टार्टिंग हुई थी पैसा कमाने का टारगेट लेके, लेकिन फिर भारत की राजनीति क्योंकि कमजोर थी, आपके यहाँ काबिल लोग नहीं थे, फिर इन्होंने राजनीति में भी एंट्री कर दी। स्टार्टिंग राजनीति से नहीं थी, स्टार्टिंग थी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, कि भैया बिजनेस करेंगे, यहाँ से माल कमाएंगे, और वो भी लूट के नहीं, व्यापार करके। चलो पढ़ो पहला, पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। आज भी तुम्हारे गोवा में रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अगर कभी आप गोवा घूमने जाओगे ना, तो ट्रेन जहाँ ठहरती है, जो मेन स्टेशन है गोवा का, वहाँ एंट्री पर ऐसे गोल सा, जैसे कहीं देखे ऐसे गोल गेट हो जाते हैं ऐसे, इस पे, और इस पे लिखा हुआ है वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। तो वास्को डी गामा गोवा पहचान है इनकी। आया नहीं था गोवा, आया था वो केरल में सबसे पहले, केरल के कालीकट के तट पर। लेकिन वहां आके उसने सिर्फ थोड़ा बहुत कामकाज किया। एक होता है ना सेंटर, कि भाई मैं यहाँ से काम करूंगा, वो इन्होंने गोवा बनाया था। तो वास्को डी गामा का स्टेशन का नाम इसलिए रखा क्योंकि उसके कारण इनके पैर जमे थे इंडिया में। चलो ये टिक कर लो। तो 1498 पुर्तगाली था वास्को डी गामा। आगे पढ़ो। इसने भारत की खोज की। क्या पहले इससे भारत था नहीं या था? इसने रूट खोजा था, इसने सी रूट खोजा। यहां लिख लो सी रूट। इसने भारत नहीं खोजा, इसने अपने व्यापार के लिए। और सी रूट क्यों खोजा? ये पहले लैंड एरिया से आते थे, फिर क्या दिक्कत हो गई, इस्लाम और ईसाई लड़े, तो इस्लाम वालों ने किस पे कब्जा कर लिया? अरब पर, अरब कंट्रीज। उन्होंने कहा तुम्हारा सामान हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम दूसरा समुद्र का रास्ता बनाएंगे, तब खोजा था बेटा ये। तो ये टिक कर लो, भारत की खोज की, यहाँ लिख लेना समुद्री मार्ग, सी रूट की। वो कालीकट केरल के समुद्र तट पर उतरा, तो सीधे गोवा दादर नागर हवेली आया या कालीकट आया? कालीकट आया। और पता है इसको कौन लेकर आया? ये इसको ना कुछ नहीं पता था, ये तो अपना आके अफ्रीका के यहाँ से जब इसकी नाव निकली आगे, तो इसको रास्ते का नहीं पता था। फिर रास्ते में इसको एक गुजराती मिल गया,
उस गुजराती से इसकी बातचीत हुई और इसने कहा भाई मुझे ऐसे ऐसे मैं इंडिया की खोज कर रहा हूँ। तो उस गुजराती ने कहा चलो मुझे रास्ता पता है, मैं इंडिया ही जाऊंगा। वो इसको यहाँ तक लाया और फिर उसने इसको कहा आप इधर निकल जाओ, मुझे तो ऊपर जाना है। तो एक गुजराती की मदद से वास्को डी गामा भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा था, केरला। अदरवाइज इसको रूट नहीं पता था। पढ़ के देखो अगला। वास्को डी गामा का कालीकट के शासक जेमोरिन ने स्वागत किया। इसको टिक कर लो। पूछ लेंगे जब वास्को डी गामा भारत आया तो कालीकट का शासक कौन था? जेमोरिन। ये जेमोरिन, क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव वाले देश के लोग हैं, हमने कभी नहीं सोचा ये लूटेंगे या ये ऐसे करेंगे। हमने इसका स्वागत किया कि ठीक है विदेशी आ जा। जेमोरिन या जेमोरिन नाम था इसका। लेकिन पहले से व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। टिक करो। विरोध किसने किया? अरब। अरबों को क्या दिक्कत हुई? क्योंकि उनका व्यापार में नया आदमी आ गया। वो तो इनको रोक के बैठ गए थे ना अपनी बेल्ट में कि खबरदार जो ईसाई हमारे इस्लाम वाले पार्ट पे आए, ये नए रूट से आ गया। तो अरब इसका विरोध कर रहे हैं। क्या हमारा इससे पहले कहीं व्यापार था या ये पहला व्यापार करेगा? हम तो पुराने टाइम से व्यापार करते थे, हम आज से नहीं है। ये तो 1498 कह रहे हैं ना। आप लोग तो उस टाइम पर भी व्यापार करते थे जब हड़प्पा सभ्यता थी। कब की बात कर रहे हैं? ईसा पूर्व, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी हजारों साल पहले आपके चीजें यहाँ मिलती थी। अफ्रीका के आसपास, ईरान इराक के आसपास, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम कोई नए नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं व्यापार क्या होता है। हम तो व्यापार बहुत पुराने टाइम से करते थे। चलो इसमें आगे पढ़ लो। तो पहले से व्यापार करें, अरबों ने विरोध किया। वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री आया, इसका नाम टिक कर लो, पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल। ये दूसरा है, पहला तो सब याद करते हैं, दूसरे का नाम क्या था? कैबाल। पेड्रो अल्ब्रेज कैबाल। ये 1502 साल बाद। नेक्स्ट टाइम टिक करना। नेक्स्ट पॉइंट, 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। तो वास्को डी गामा बार बार आके पहले उन्होंने देखा कि व्यापार करने लायक है देश या फालतू की बात है। तो वास्को डी गामा 2 बार आया। पहली बार कब आया? 1498, फिर 1502 में। आगे पढ़ो। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से, ये टिक कर लो, काली मिर्च और मसाले, इनको लगा अकेले हम अधिकारी हो, हम व्यापार करें। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन, कोचीन केरला का पार्ट, कालीकट भी केरल और कोचीन भी अलग अलग है। ये जैसे हरियाणा में कोई सोनीपत कह दे और कोई कुरुक्षेत्र कह दे, है तो हरियाणा लेकिन अलग अलग। ऐसे केरल में पहुंचा कहाँ था? कालीकट। लेकिन काम देखो कहाँ किया। कोचीन में पहला दुर्ग बनाया। ये दुर्ग कोई रहने के लिए नहीं बनाया। दुर्ग क्या होता है? जैसे मान लो कोई आदमी सब्जी मंडी में अपना काम शुरू करे, तो सब्जी मंडी में काम कैसे शुरू करेगा? सब्जी मंडी में अगर बढ़िया काम करना है तो उसको एक दुकान लेनी पड़ेगी ना किराए पर। ऐसे इन्होंने व्यापार अच्छा करने के लिए किराए पर एक जगह ले ली, एक राजा से परमिशन लेके कि सर ये प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है, हम यहाँ अपना एक टेम्परेरी सा गोडाउन टाइप बना लें। तो वो सबसे पहला बना था इनका कोचीन में। ये टिक कर लो, कोचीन भारत में पहला दुर्ग, एक तरह से माल गोदाम था ये इनका पहला। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा या अल्मीडा, टिक करो इसका नाम, ये सेकंड था जो आया, लेकिन पहला पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। इसको डबल टिक कर लो। जैसे वास्को डी गामा यहाँ व्यापार करने आया था या रास्ता खोजते खोजते पहुंच गया था? रास्ता ना। कंपनी ने ये नहीं कहा कि तू व्यापार कर, दोबारा भी आया। ये आदमी कंपनी ने भेजा कि जाओ तुम देख के आओ वहां कैसे कामकाज होगा। तो ये टिक कर लो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने आया, ये एक तरह से नौकरी करने आया। कौन आदमी? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये जॉब पर आया यहाँ। ये टिक कर लो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो ये ड्यूटी करने आया। ये जो इससे पहले आया वो ड्यूटी करने आया या वो खोज करने पहुंचा था? वो घूम रहा था, यहाँ पहुंच गया, ये काम पे आया। अगला पढ़ना। 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बाद में ये वायसराय बनेगा, ठीक है, पढ़ लो बस आगे। स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया और 1509 टिक करो में इसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। अभी ऊपर वाला वायसराय कौन था? वो डी अल्मोड़ा। वो ध्यान से देखो 1505 से 9 तक था, फिर ये 9 में नया बना। कौन बना दूसरा? अल्बुकर्क। अब ये बात समझ में आ रही है? ये नौकरी पे आ रहे हैं। 2 लोग बताओ जो नौकरी पे आए हैं। पहला, हाँ, डी अल्मोड़ा या अल्मीडा और दूसरा अल्बुकर्क। इनसे पहले कौन रास्ता वास्ता खोज गया? वास्को डी गामा। और एक ऊपर आया था देखो नाम, कैबाल, ये भी आया था, लेकिन ये ड्यूटी करने नहीं आया। ड्यूटी करने आए 2 लोग, एक पहला था डी अल्मीडा, ये अपना क्या नाम था इसका? डी अल्मीडा, और दूसरे का नाम था अल्बुकर्क।
ठीक है, अल्बुकर्क। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ो। बीजापुर के शासक उस टाइम पे हमारे यहाँ बीजापुर के शासक थे, सिर्फ पढ़ लो। आदिल शाह यूसुफ से अंडरलाइन करो। 1510 में अल्बुकर्क ने, जो दूसरा ड्यूटी करने आया था, गोवा को छीन लिया। देखा कितने घटिया लोग थे। पहले आए तो नमस्ते करते हुए आए थे, किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। और अब आए हैं तो क्या किया? देख के यहाँ कि ये तो ज्यादा मतलब थोड़े सिंपल टाइप के लोग हैं, फिर गोवा छीन लिया कि भागो यहाँ से, हमारा हिस्सा है। किसने किया ये हरकत? जो दूसरा ड्यूटी करने आया, अल्बुकर्क ने। ये टिक कर लो, अल्बुकर्क। इसने बीजापुर के राजा से गोवा छीन लिया। तो 1510 में गोवा छीना, फिर कब वापस किया जबरदस्ती से? हमने कब छीना? 1961 में। सोचो कितने साल ये आराम से वहां बैठे रहे, छीना हम ही से था। यहाँ लिख लो 1961 में वापस। 1510 की चीज हमें वापस लेने में 400 साल लग गए। 1961, 400 से भी ज्यादा। पढ़ो आगे। अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया, बस पढ़ लो। जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई, तो गोवा इन्होंने अपनी राजधानी बना ली आगे जाके। किससे छीना? हमारे बीजापुर के राजा से। पहला नौकरी करने कौन आया? अल्बुकर्क, ये अल्मीडा। दूसरा नौकरी करने अल्बुकर्क। अल्बुकर्क थोड़ा और तेज होगा। इसने कौन सा हिस्सा छीन लिया? गोवा। किससे छीना? हमारे आदिल शाह, बीजापुर के राजा से इसने प्रॉपर्टी छीनी। नेक्स्ट पढ़ना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, अंडरलाइन करो, व्यापारिक कोठी मतलब एक तरह का गोडाउन टाइप थी, कोच्चि में स्थापित की। नेक्स्ट पढ़ लो। पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक महमूद शाह, कितने चालाक हैं, पहले क्या मांगते हैं वहां जाके? अनुमति। पहले नीचे भी तो स्वागत करवाया, फिर क्या देखते हैं? बेवकूफ लोग हैं, फिर अटैक करके हिस्से छीनते हैं। नेक्स्ट पढ़ लो। पुर्तगाली कोंकण तट, कोंकण तट मतलब जहां आज भाषा है ना तुम्हारी, कौन सी भाषा? कोंकणी, हमारी मानक भाषा है, यही वाला इलाका। ये टिक करो, कोंकण तट। यहाँ गोवा लिख लो, और मालाबार यहाँ केरल लिख लो। तो गोवा और केरल की पट्टी में ये ज्यादा आए। कोंकण तट और मालाबार से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। आज भी तुम अगर कभी केरला घूमने जाओगे ना, तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा? देखो बोर्ड पर, ये जो पट्टी है ना, इसमें जैसे हमारे यहाँ एक फालतू की घास फूस नहीं लगी होती, बहुत लोग उसको कांग्रेस की घास कह देते हैं, बकवास सी ना, अपने आप ही कहीं भी उग जाती है, ऐसे यहाँ काली मिर्च उग जाती है। राह चलते चलोगे ना तुम देखोगे बहुत छोटी छोटी सी ना, बहुत बड़े नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होता काली मिर्च का। हमारे यहाँ जैसे ये मान लो एग्जैक्टली उतना तो नहीं, जैसे जब पालक, अब गर्मी आएंगी ना तो पालक बहुत भारी भारी सा हो जाएगा। अभी पालक बहुत कच्चा सा है ना, थोड़ा भारी और बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे गर्मियां आते आते। तो उस टाइप की इतनी ऐसी फालतू सी की फसल होती है ये, जिसको बोलते हैं काली मिर्च। हमारे लिए वेस्टेज था, इनके लिए बहुत काम की चीज थी। तो हमें भी लालच आ गया कि जो हमारी वेस्टेज है उसके बदले हमें क्या दे के गया था ये? स्टार्टिंग में इन्होंने सोना दिया है हमें, और हम लालची थे ही सोने के कभी से ही। तो हमें लगा अरे इतनी फालतू की फसल के लिए सोना दे रहे हैं तो और ले जाओ और ले जाओ। इनका स्वागत करते रहे। तो कभी जमोरिन स्वागत कर रहा है, फिर आगे जाके किससे छीन लेंगे? बीजापुर से। तो उसी सीरीज में देखो आगे, काली मिर्च का निर्यात करते थे। आगे पढ़ लो। इसके अलावा मालाबार तट, मालाबार क्या बताया मैंने? केरल से अदरक, दालचीनी, दालचीनी इकट्ठे कर लो, ये कॉमन नहीं आएगा, दालचीनी, हल्दी, नील, चंदन आदि का भी निर्यात होता था। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस के जेवियर, इसको टिक कर लो, ये संत था, सेंट, अपने धर्म को बढ़ाएगा। कौन से धर्म के लोग? ईसाई। ये यहाँ आएंगे, फिर यहाँ चर्च बनने स्टार्ट होंगे। तो आपके यहाँ स्टार्टिंग में चर्च किसने बनवाए? पुर्तगालियों ने। आगे जाके फिर ये अंग्रेजों तक, क्योंकि सारे क्रिश्चियन हैं, ये सारे जितने लोग आएंगे सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो ये टिक कर लो, प्रसिद्ध संत आया था फ्रांसिस्को जेवियर, ये पुर्तगाली गवर्नर। अब तीसरा आदमी आ गया ड्यूटी पर, अल्फांसो डिसूजा। तुमने सबसे पहला ड्यूटी पर कौन देखा था? डी अल्मीडा। दूसरा अल्बुकर्क। डी अल्मीडा आया था 5 से 9। अल्बुकर्क और चालाक निकला, उसने क्या छीना? बीजापुर वाले से गोवा छीना। अब ये तीसरा है, ये राजधानी बना देगा। टिक करो, अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया। तीसरे के साथ इनका एक, अपने धर्म को फैलाने के लिए इनके एक संत भी चले आए, जिनका नाम क्या है? फ्रांसिस के जेवियर। तुमने सुना सेंट जेवियर कॉलेज होते हैं? सेंट जेवियर तो इन्हीं के नाम पे तो है वो, सेंट जेवियर कॉलेज इन्हीं के नाम पे। टिक कर लो, संत मतलब सेंट और जेवियर। इंग्लिश में देखो लिखा भी है सेंट जेवियर।
आज तक तुम्हारे स्कूल यहाँ पे कॉलेज चल रहे हैं, सेंट जेवियर स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल, कॉलेज, ये इन्हीं के नाम पर है। तो बताओ पहला संत जो ईसाई धर्म का प्रचार करने आया वो कौन था? सेंट जेवियर। कौन से पुर्तगाली ड्यूटी वाले आदमी के साथ आया? वो तीसरे के साथ। पहला था अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरे का नाम क्या है? डिसूजा। डिसूजा, ये सरनेम नहीं सुना तुमने मूवीज में? डिसूजा, अल्फांसो डिसूजा, ऐसे ऐसे नाम इन्हीं के तो थे ये। चलो आगे पढ़ो। पुर्तगालियों से के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, देखा ये नशा करना यही सिखा गए। हम पहले तंबाकू नहीं यूज करते थे, ये सिखा गए। यहाँ तंबाकू वो पीट पीट के जो लोग अपना उसमें खाते पीते रहते हैं, ये टिक कर लो। तंबाकू की खेती सिखा गए, जहाज निर्माण भी सिखा गए बड़े लेवल पे, क्योंकि पुर्तगाल से चलेंगे तो जहाज नाव में नहीं चलेंगे, फिर जहाज चाहिए। और प्रिंटिंग प्रेस, ये एक पॉजिटिव चीज है। एक खराब चीज तो एक अच्छी चीज। तंबाकू तो गंदी आदत थी, लेकिन एक अच्छी चीज हमें क्या सिखा गए? बताओ प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई थी? किसने? उसका नाम था गुटेनबर्ग ने। जिस आदमी ने बनाई थी ना, उसका नाम था गुटेनबर्ग। थोड़ा सा सुन लो, इससे पहले सारी किताब हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखना बड़ा मुश्किल काम था। कितनी लिखेगा कोई आदमी पूरी जिंदगी में? जैसे तुम्हें आज लिखना बड़ा आसान लगता है, कुछ भी लिख दो, लेकिन उस टाइम ऐसे नहीं था कुछ भी लिख दो। तब इतने कंफर्टेबल पेन और ऐसे बोर्ड थोड़ी ना थे। तब तो लिखने के लिए वो कलम जो है ना, वो सरकंडे काट काट के निब डुबोते थे उसमें, फिर एक उसमें बस इतना ही लगता था कि बस एक लाइन मुश्किल से खिंचे, फिर दोबारा डुबो के उसको थोड़े ठीक करते थे लाइन को, फिर उसमें डुबो के सोचो ऐसे करना है, फिर डुबो के ऐसे। तो ऐसा करने में तुम्हें कितनी सदियां लग जाएंगी एक किताब लिखने में। कोई एक आदमी जिंदगी में एक किताब लिख दे, बड़ी बात। फिर सब अनपढ़, पढ़े लिखे दो चार। कितना मुश्किल था किताब छापना। उस टाइम पे इस आदमी ने एक रिवॉल्यूशन लेकर आया था ये। इसने प्रिंटिंग प्रेस लगाई, जिसमें कि फिर किताब छपते 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 सबसे पहले इसने छापी थी बाइबल। तो सबसे पहले कौन सी किताब छपी थी? बाइबल। ये बाइबल इकट्ठी छपने में ना कहते हैं 60 दिन लगे थे एक किताब छपने में। फिर इसके बाद स्पीड पकड़ती गई किताबें। आज तुम देखो कितनी किताब एक मतलब एक दिन में करोड़ों करोड़ों किताब छप सकती हैं। पर शुरुआत करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था गुटेनबर्ग। हम तक ये बात कौन लेकर आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली, क्योंकि यूरोप में छप गई थी किताबें। तो हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि किताबें जो छपी तुम पढ़ रहे हो, ये पुर्तगालियों के कारण यहाँ तक पहुंची। लेकिन एक खराब आदत हमें क्या सिखा गई है? तंबाकू। जहाज तो चलो पॉजिटिव था, तंबाकू जो पीते हैं लोग वो इन्हीं की देन है। हमें तंबाकू का पता भी नहीं था। नेक्स्ट पे आ जाओ, डच। डच में पहला पॉइंट पढ़ लो बस। कार्नेलिस उहस्तमान भारत में आने वाला पहला डच नागरिक था। सन देखना 1596। इसकी कंपनी कब बनी थी? 1602 में। तो ये पहले बस घूमने आया, इसका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले पेज पर आ जाओ। चलो इसमें देखो जरा, मेरी इसमें बुक में शायद पेज ही नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है। फिर चलो 10वां पेज देखो जरा, इसमें टिक करो। पहला पढ़ लो बस, डच हॉलैंड, इसको टिक कर लो। निवासी डच कहलाते हैं, देश का नाम है हॉलैंड। फिर ये हॉलैंड अब आगे जाके क्या बन गया? नीदरलैंड। यहां लिख लो नीदरलैंड, अंडरलाइन करना। 1602 सेकेंड लाइन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। एक बार ना इनको देखो जरा खड़े होकर, इनमें से जो बात करता दिखे उसको चलता कर दो, यहां से जो गड़बड़ करता दिखे ये टिक कर लो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, मसूलीपट्टनम। इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये कहाँ की प्रॉपर्टी थी? आंध्र प्रदेश। लिख लो यहाँ एपी, तब तो आंध्र प्रदेश था ही नहीं। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाने की स्थापना 1605। ये इस तरफ क्यों आए आंध्र प्रदेश की तरफ डच वाले? क्योंकि इस बेल्ट पे कौन अधिकार बना के बैठा? पुर्तगाली। तो अगला इनके घर में आके इनसे क्यों लड़ेगा? उसने कहा मैं साइड में व्यापार कर लूंगा। फर्क कितना है? तुम शिप यहाँ लाओगे, मैं शिप यहाँ ले जाऊंगा, 2-4 दिन का ही तो फर्क है, कलेश तो नहीं होगा। तो ये टिक कर लो। इन्होंने अपनी कंपनी जो लगाई शुरू में वो कहाँ लगाई? नेक्स्ट टिक करना। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में इनका कारखाना पहला जो था वो। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के, ये टिक कर लो। पैगोडा वैसे ना बुद्धिस्ट टेम्पल भी होते हैं, यहाँ लिख लो, लेकिन ये बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं है, इनके सिक्के हैं। तो पैगोडा सिक्के चलाए इन्होंने अपने, सोने से निर्मित थे ये। आज हमारे यहाँ पे पुलिकट एक झील है, वहां इन्होंने सोने के सिक्के चला दिए।
अगला पढ़ना, डच और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई हुई थी 1759 में, बोदरा या बेदरा का युद्ध। भारत में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने धीरे 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 अपनी जड़ें जमाई। देखो बोर्ड पर 1757 में वो लड़ाई जिसमें वो गद्दार आदमी था, कौन सी लड़ाई थी? प्लासी। इनकी हिम्मत बढ़ गई, कौन सी बेल्ट में? बंगाल के आसपास। अब ध्यान से देखना, 1759 में इन्होंने सोचा इंडियन से तो लड़ेंगे। अब ये PDE DF तो बाद की बातें हैं। इन्होंने सोचा ये पुर्तगाली तो चलो भैया अपने कंट्रोल में आ गए स्वाली में, इनकी भी अकल ठिकाने लगा दी जाए। तो इन्होंने 1759 में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है बेदरा, और इनको बेदर कर दिया, इनको दर से भगा दिया। बेदरा के युद्ध में डच बुरी तरह हारे और कौन जीते? फिर ये कंफर्म हो गया कि इंडिया में डच टिक नहीं पाएंगे, अगर टिकना है तो छुटपुट बस्तियों में इंग्लैंड राज करेगा। तो बेदरा की लड़ाई इंपॉर्टेंट लड़ाई है, टिक कर लो ये। बेदरा या बोदरा के युद्ध, इनको बेदर कर दिया डच को। अंग्रेजों ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। पुर्तगाली भी हारे और डच भी हारे। पुर्तगालियों वाली लड़ाई का नाम क्या था? स्वाली। और डचों वाली लड़ाई थी बेदरा। ये याद रखनी है, वहां पीछे लिख लो स्वाली, इसमें लिखा नहीं था, तुम लिख लो स्वाली का युद्ध 1612। जहां पुर्तगाल लिखा है वहां ऐड कर लो स्वाली का युद्ध 1612। स्वाली गांव का नाम था। स्वाली का युद्ध 1612 किन के बीच हुआ है ये? हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दूसरा कौन था? पोर्टुगीज, पुर्तगाली। इसको अस्तादो द इंडिया इसका नाम रखा गया था, लेकिन छोड़ो तुम, बस पुर्तगाली लिख लो। इसमें कौन जीता फिर? ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने पुर्तगालियों को पीछे कर दिया। और फिर इनकी लड़ाई कौन सी हो रही है? ये भी बेदरा। बेदरा में किसको दर बदर भगाया इन्होंने? एक तरफ BEIC था और एक तरफ डच, दोनों की लड़ाई हुई, ये हारे। तो बेदरा में इनको बेदर कर दिया 1759 में। चलो आगे पढ़ना, अंग्रेज। अब आ गए सबसे ताकतवर लोग जो लंबे टिके बेदरा के बाद। अंग्रेज में पहला टिक करना जॉन मिल्डन हॉल, ये घूमने के लिए आया था इंडिया, टिक कर लो मिल्डन हॉल। ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से 1599 में भारत आया। ये पानी के जहाज में नहीं आया, ये तुर्की वाले रास्ते से होता हुआ इंडिया आ गया। नेक्स्ट पढ़ लो, 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी बनी, टिक करना, इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका दूसरा नाम भी पढ़ लो, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था इस कंपनी का। इसकी स्थापना की दिसंबर 1599 में, इसलिए हम 1600 कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो, अपनी महारानी से इन्होंने परमिशन ली। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ यानी हमारे साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों का चार्टर दे दिया, अधिकार दे दिया। कितने साल तक व्यापार कर लो? 15। किससे परमिशन मांगी इन्होंने? महारानी ब्रिटेन, क्योंकि ये उस देश के व्यापारी थे, तो परमिशन के बिना नहीं आ सकते थे। अगला पॉइंट पढ़ लो, कंपनी का स्टार्टिंग का उद्देश्य था भूख भाग पर अधिकार करना न होकर व्यापार करना था। हमारी कमजोरी से ये यहाँ के राजा बने, नहीं तो ये राजा बनने थोड़ी ना आए थे, इनको क्या पता कि ये कमजोर है इंडियन, ये तो व्यापार करने आए थे। नेक्स्ट टिक करना, 1608 में इंग्लैंड का राजा था जेम्स फर्स्ट, इसको डबल टिक कर लो। जब ये हमसे परमिशन मांगने आए तो वहां राजा था जेम्स फर्स्ट। इसके दूत या मैसेंजर के रूप में कैप्टन हॉकिंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस के प्रेशर कुकर आते हैं, सुने? हाँ, तो हॉकिंस के जो प्रेशर कुकर हैं, ये आदमी सबसे पहले आपके देश में आया था, हॉकिंस। उस टाइम पर 1608 में किसका दरबार भरता था? जहांगीर का, क्योंकि कौन मर चुका था? अकबर, 1605 में। तो कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में आएगा और ये इससे इंप्रेस भी होगा और ये इसको कहेगा कि तुम ठीक है यहीं रह लो 2-4 साल। ये रहेगा यहाँ, लेकिन ये परमिशन नहीं ले पाएगा। फिर दूसरा आदमी आएगा जेम्स रो करके, वो परमिशन लेगा जहांगीर से, फिर लड़ेंगे ये और पुर्तगाली, फिर ये जीतेंगे। तो चलो ये टिक कर लो। कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा 1608 में। मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया, क्योंकि आगरा इनका घर था ना, अकबर ने बहुत बड़ा किला नहीं बनवा रखा था आगरा में, तो वहीं ये जहांगीर तो वहीं रहता था ज्यादातर टाइम, तो टिक कर लो आगरा गया।
नेक्स्ट पढ़ना, सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की स्वीकृति दे दी और 400 सवार का मनसब और जागीर मतलब प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। इसने कहा ठीक है तुम बहुत बढ़िया मुझे लगे, यहीं रहो, आराम करो, जब तक मन करे यहाँ रहो, फिर चले जाना। तो इसको खूब सारा एरिया दे दिया कि तू इसका मनसब बेटा एक पोस्ट मान लो, एक रैंक मान लो। अंग्रेजों ने, पढ़ते चलो बस, टॉमस एलवर्ड के अधीन सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ये टिक कर लो, सूरत में। लिखो अधूरी रह गई, यहाँ कलेश हो गया। किसके साथ इनका? पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों ने कहा भाई सूरत में कैसे आ गई, ये तो बेल्ट हमारी है। नेक्स्ट टिक करना, टॉम्स रो, ये इंपॉर्टेंट है। टॉम्स रो, इसको थॉमस रो भी कह देते हैं। ये परमिशन ले पाया था, जो पहला आया था ना उसने कोशिश खूब की लेकिन परमिशन नहीं मिली। वो प्रेशर कुकर वाले नाम को, कौन था वो? हॉकिंस। इसको परमिशन नहीं मिली, इंप्रेस था इससे बहुत ज्यादा जहांगीर, लेकिन परमिशन नहीं। परमिशन किसको मिली? थॉमस रो या टॉम्स रो को। ये टिक कर लो। टॉमस या थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचा और 1616 में टॉमस रो अजमेर में जहांगीर, वो कहाँ आया था? आगरा में। ये कहाँ मिला? अजमेर में। ठीक है, तो ये हो गया मेन। इसके बाद डेन पे आ जाओ। डेन लोग तो बहुत थोड़े टाइम के लिए रुके थे और ये तो कलेश देख के बेचारे चले ही गए कि पकड़ो हम तो लड़ेंगे ही नहीं। पहला टिक कर लो, 1616 में इनकी कंपनी बनी थी, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, सिर्फ पढ़ेंगे इसको। 1620 में इसने छोटा सा तमिलनाडु में और बंगाल में कोठियां बनाई अपनी, बहुत छोटी छोटी। अगला पॉइंट काम का है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की सीरीज टिक कर लो, PDEDF। यहाँ शॉर्ट में लिख भी लो दोबारा, PD, P पोर्टुगीज, D डच, E इंग्लैंड, D डेनमार्क और F फ्रेंच, PDEDF। अगर वो तुमसे पूछें कि बताओ बनी कैसे है ये कंपनी, तो बताओ क्या करोगे? कैसे बनी है? सबसे पहले PDEDF बनी कैसे है कंपनी? ये कब बनी थी? ये 1503 के आसपास। ये कब बनी थी? 1602, ये 1600, ये 1616, 1664। अगर तुम्हें समझ में आता हो, दो को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो पूछेंगे बनी कब है तो तुम कहोगे ये फर्स्ट बनी है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तुम्हारे देश में आई इस तरीके से है लेकिन बनी इस तरीके से नहीं है, बनी है PEDDF। इन दोनों की प्लेस चेंज करनी है क्योंकि 1600 पहले आएगा और 1602 बाद में आएगा। वो तुम्हें पेपर में घुमाएंगे ऐसे, जानबूझ के कहेंगे भारत आने का क्रम बताओ, तो तुम्हें याद रखना PDEDF। लेकिन कहेगा कंपनियां बनने का क्रम बताओ, तो P, D और E को चेंज कर देना, PEDEF। आ गया समझ में? ये यहाँ लिख लो, ये बात जहां तुमने लिखा ना PDEDF, वहां लिखो बनने का क्रम। तो दो को इंटरचेंज कर दो, सेकंड को थर्ड पे, थर्ड को सेकंड पे ले आओ, बाकी सब सेम चलेगा। कंपनी बनने का क्रम तो PEDDF, क्योंकि वो 2 साल आप गायब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बनने का क्रम, कंपनी बनने का। हाँ बेटा, बेटा मैंने अभी क्या कहा, दिसंबर में हुआ था। फिर परमिशन लेने में ना, अब जैसे कंपनी बन गई, मान लो तुमने कुछ काम शुरू किया, तुम्हें अपने एरिया के DC से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा ना, एक दिन में थोड़ी परमिशन मिलती है। तो 1600 माना जाता है। वैसे बन गई थी दिसंबर 1599 में। ठीक है, चलो आगे टिक करना। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए, थोड़ा गलत छाप दिया, लिखा 1948, लिखना क्या था? 1498। इसको ठीक कर लो, 1498 सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में वापस गए। कब वापस गए ये? 1961। वो कौन था जिसने वो गोवा छीन लिया था बीजापुर के आदिल शाह से? 3 आदमी ऑन ड्यूटी हमें याद रखने हैं, कौन कौन? पहला अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा डिसूजा, है ना? अल्बुकर्क ने छीना था। किससे छीना था? बीजापुर का राजा था आदिल शाह। एक क्या बुरी चीज हमें सिखा गई है, लेकिन बढ़िया चीज भी सिखा गए, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज, बड़े जहाज। चलो इसके बाद पहुंचो, डेन समझ में आ गए ये? तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे लेट गए पुर्तगाली। किस सन में गए ये? 1961। आए कब थे? 1498 में। कंपनी बनी थी 1503 में, 5 साल बाद। चलो फ्रांसीसियों पे आ जाओ। फ्रांसीसी थोड़ी टक्कर के थे, किसकी बराबरी के थे ये? हाँ, लेकिन लेट आए ये। बनी कब कंपनी?
1664। तुम खुद सोचो, एक आदमी ने काम करना शुरू किया बिजनेस 1600 में और एक ने 1664 में। 64 साल का एक्सपीरियंस तुम गायब थोड़ी ना कर दोगे। उसको तो हर चीज की खोज खबर है। ये नए आए हैं, उसके पैर जमे हुए हैं, वो तो सबको डील करके देख चुका। ये आए तब तक तो दुनिया बहुत अलग थी, इसलिए इनको थोड़ा नुकसान खाना पड़ा। वैसे ये काबिल बहुत ज्यादा थे। ठीक करना, फ्रेंच में लुई 14, तुम जानते हो फ्रांसीसी राजाओं की एक सीरीज थी सारी, वो सारे अपने बेटों का नाम क्या रखते थे? हाँ, उसमें लुइस इंग्लिश में लिखते हैं, बोलते हैं लुई। उन सबके नाम थे लुइस। फिर पता कैसे चले? फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, लुइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब मरता उससे अगला फिर लुई बन जाता, तो बड़े बेटे का नाम लुई ही रखना होता था, बस नंबरिंग थी। तो लुइस जो तुम पढ़ रहे हो, कौन से नंबर का पढ़ रहे हो? ये 14th पढ़ रहे हो ना। ऐसे लुई 16th तक तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि लुई 16th के टाइम में क्या हुई थी यहाँ? क्रांति। कौन सी क्रांति? वो 1789। जिसके टाइम पे तुम्हारे यहाँ कौन एक्टिव था? वो लड़का टीपू सुल्तान, उसके फादर के बाद की कहानी है ना ये। तो लुइस 16th जो था ना, ये फेमस है क्योंकि इसके बाद लुइस को लोगों ने मानना बंद कर दिया। जो लुई परिवार था ये राज करते थे, जैसे हमारे यहाँ नहीं थे भाई, इसके मुगलों के लड़के थे तो कितने साल राज कर गए, ऐसे हमारे यहाँ गुप्तों के लड़के थे। यहाँ एक खानदान ने 16 राजा थे उसके, पर जब ये लुइस बना ना, कहते हैं इसकी पत्नी ने इसको बर्बाद कर दिया। कैसे? इतनी खर्चीली थी, इतनी खर्चीली। देखो औरतें क्या कर सकती है। खानदानी 16 लोग जो राज कर गए, ये लिखा है एनसीईआरटी में, मैं नहीं बता रही, ऐसा लिखा हुआ है कि 16वां जो था लुइस, इसकी पत्नी इतनी एक्स्ट्रावेगेंट थी, इतना खर्चा करती थी कि इसके बेचारे के खर्चे ही नहीं पूरे हुए। और फिर इसके वहां पे गरीबी आते 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 इतना बुरा हाल हो गया कि इसकी अगली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। तो इतनी खर्चीली औरत थी, पड़ोसी देश की थी वो लड़की, और उस पड़ोसी देश ने की लड़की ने एक तरह से बदला ही लिया कि जो हमारा पड़ोसी देश है इसको कैसे बर्बाद करना है। तो शादी ब्याह करवा के ऐसी खर्चीली लड़की इसके पल्ले बांध दी कि इस बेचारे की पूरी जिंदगी, ये सच बात है, लिखा है ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि इसने बर्बादी का एक बड़ा कारण बनी थी इसकी पत्नी। उसके बाद फिर इनके लुइस वुइस कोई नहीं बने, फिर तो यहाँ क्रांति हुई, फिर यहाँ संविधान पे काम हुआ, फिर यहाँ जैकोबिन क्लब आ गया। तो ये इनका परिवार जो था ना, ये रिच लोग थे, बहुत खानदानी रईस लोग, इनका खात्मा हो गया था। तो ये कंपनी बनी थी जब 14th था तब। टिक कर लो, लुई 14th। इसका मंत्री था कोई कॉलबर्ट। इसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये टिक कर लेना, 1664। कॉलबर्ट किसका आदमी है? लुई 14th का। इनकी क्रांति किसके टाइम में हुई है? लुई 16th के टाइम में। 16th के टाइम में बहुत चेंज हुआ, लोगों ने सब कुछ उखाड़ फेंका। अगले पेज पर आ जाओ, इसमें पहला पॉइंट पढ़ लो बस। फ्रांसिस कैरो, कैरो टिक कर लो, कैरो, इसके नेतृत्व में पढ़ेंगे बस। 1667 में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने सूरत में, डबल टिक करो सूरत। अब बताओ सूरत में कौन कंपनी पहले से खोलने की कोशिश में, मतलब किसने काम किया था? अंग्रेजों ने, याद है 1608 में। लेकिन वो काम तो अधूरा छुड़वा दिया था, किन लोगों ने? पुर्तगालियों ने। फिर उन्होंने नीचे मछलीपट्टनम में अपना काम किया, पर फिर वो लड़े थे। कौन सी लड़ाई? स्वाली। तो सोचो उन्होंने लड़के सूरत में अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है। अब उनकी प्रॉपर्टी के बीच में कौन आ गए? ये फ्रेंच। तो ये तो लड़ेंगे ही। तो ये पढ़ लो, सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ऐसे पूछते हैं कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में। अंग्रेजों ने कहाँ लगाने की कोशिश की थी? सूरत में, लेकिन लगने नहीं दिया था पुर्तगालियों ने। कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने कहाँ लगाया था पहला कारखाना? पहला कहाँ पहुंचा, कहाँ था वो? कालीकट में। फिर लगाया कहाँ था? कोचीन में। फिर कब्जे में किया था गोवा। तो ऐसे सबके अलग अलग हैं। जो पुर्तगाली हैं वो गोवा और केरला के आसपास से, जो डच हैं वो दूसरी साइड मछलीपट्टनम। अंग्रेजों की कोशिश थी सूरत में, लेकिन बना पाए थे मछलीपट्टनम में। और फ्रेंच कहाँ बना गए? सूरत में। तो अब इनकी लड़ाई होगी ही। नेक्स्ट चेक करो, पढ़ लो। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध का नाम दिया गया है। इसको भी यहीं छोड़ो, कर्नाटक मैंने भी पढ़ाया नहीं है, इसको यहीं छोड़ो। भी नीचे आ जाओ, कर्नाटक युद्ध पहले पढ़ाऊंगी तब मैं समझा दूंगी ना, फिर आसान दिखेंगे, ऐसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। नीचे आ जाओ अगले टॉपिक पर। यूरोपीय कंपनियों से संबद्ध व्यक्तित्व, कुछ फेमस पर्सनालिटीज। पहला टिक करो, वास्को डी गामा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री, जो थल मार्ग से आया या जल मार्ग से? जल मार्ग से आने वाला पहला आदमी था ये। इससे पहले बहुत लोग आए थे। नेक्स्ट टिक करना, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली। कैब्राल था ना, लेकिन ये ड्यूटी करने थोड़ी ना आया था, नौकरी करने कौन आए थे? वायसराय। कौन था पहला?
अल्मीडा या अल्मोड़ा, अल्मोड़ा घूमने की जगह ना, अल्मीडा। दूसरा था अल्बुकर्क, अल्बुकर्क चालाक था, उसने क्या छीन लिया, गोवा। और वो एक सेंट किसके साथ आया था, सेंट जेवियर किसके साथ, डिसूजा, जो तीसरा अपनी ड्यूटी पर था। ये टिक करो, कैब्राल दूसरा पुर्तगाली। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा टिक करना, भारत का पहला पुर्तगीज गवर्नर। ये लिख लो ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने आया, वो तो घूमने फिरने देखने आए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जॉब चारनाक बहुत इंपॉर्टेंट, कलकत्ता का संस्थापक है। कलकत्ता शहर, मैंने आपको क्या बताया, 3 शहर इन पांचों ने किसी किसी ने बसाए थे। कौन से 3 शहर, मुंबई, मद्रास जिसको आज आप चेन्नई कहते हैं, और कलकत्ता। इनके नाम भी आ जाते हैं बेटा। हमने ये शहर नहीं बसाए थे, हमने तो मुंबई से पहले कहाँ बसा रखा था, सूरत, और मद्रास से पहले हमारा मछलीपट्टनम था, और कलकत्ता से पहले हमारा ढाका फेमस था। इन्होंने लेकिन फिर नए नए शहर बसाए। तो ये टिक कर लो, जॉब चारनाक था कलकत्ता का संस्थापक। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, कलकत्ता बसाया था जॉब चारनाक ने। कैप्टन हॉकिंस टिक करना, पहला अंग्रेज दूत था जिसने जहांगीर से भेंट की। जहांगीर इससे इंप्रेस्ड तो हुआ, लेकिन क्या जहांगीर ने इसको परमिशन दी थी, नहीं। कहाँ मिला था जहांगीर इससे, आगरा में। यहाँ लिख लो आगरा। इसको परमिशन नहीं मिली, हॉकिंस का प्रेशर कुकर, इसको परमिशन नहीं। परमिशन किसको मिली थी, वो क्या नाम था उसका, थॉमस या थॉमस रो, वो परमिशन ले पाया था। ये टिक कर लो। फ्रांसिस डे टिक करना, मद्रास का संस्थापक। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, कलकत्ता जॉब चारनाक, और फ्रांसिस डे ने क्या बसाया, मद्रास, मद्रास जिसको आज आप चेन्नई कहते हो। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था। मिल्डन हॉल, ये थल मार्ग से आया था। गेराल्ड अंगियार टिक कर लो, बंबई का संस्थापक था। तो तीनों शहर बस गए। जॉब चारनाक ने क्या बसाया, कलकत्ता, और बंबई किसने बसाया, अंगियार ने। ये टिक कर लो, अंगियार ने बंबई। और मद्रास किसने बसाया, डे ने, फ्रांसिस डे ने। मद्रास फ्रांसिस। फ्रांसीसी किस तरफ थे वैसे भी, फ्रांसीसी कहाँ रह गए थे लास्ट में, कहाँ से तुम्हें हिस्सा देके गए हैं फ्रांसीसी, पौंडीचेरी किससे छीना हमने, फ्रांसीसियों से ना। तो फ्रांसीसी चेन्नई, भाई डे चेन्नई, जिसको आज तुम चेन्नई कहते हो। ये देखो, ये तमिलनाडु मान लो, इसका जो चेन्नई है इसी से 200 किलोमीटर तो दूर पड़ता है, जिसको तुम क्या कहते हो, पौंडीचेरी, या जिसका अब नाम है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी किसकी बस्ती हुआ करती थी, फ्रांसीसियों की, फ्रेंच की। तो उसी में से एक आदमी है, टिक कर लो। मद्रास का संस्थापक है फ्रांसिस डे, फ्रेंच है फ्रांसिस डे, इसने बसाया था। जॉन मिल्डन हॉल तो टिक कर ही लिया था हमने, शायद ऊपर आया था। अच्छा ये तो कर लिया ना। अंगियार बंबई का। इब्राहिम खान पढ़ लो, कलिकाता, ये कलकत्ता का पुराना नाम था। गोविंदपुर और सुतानती का जमींदार था, इसका जरूरत नहीं है। कैरॉन फ्रैंक पढ़ लो बस, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में इसने स्थापना की। सिर्फ पढ़ने हैं ये। फादर मॉन्सरेट टिक कर लो, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला शिष्टमंडल का अध्यक्ष। लेकिन अपने यहाँ पे जो काम किया था, सेंट, क्या नाम था उनका, सेंट जेवियर। किसके टाइम पे आए थे, पुर्तगालियों के टाइम। आपके यहाँ चर्च बनने स्टार्ट हो गए थे इसी कारण से तब। किस एरिया के आसपास, गोवा। आज भी आप गोवा जाएंगे तो आपको बहुत सारे छोटे बड़े ढेर चर्च मिलेंगे, कारण वहां यही लोग बस गए थे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें टिक करो, जॉन सुरमन दिया है, जॉन सुरमन। मुगल सम्राट फर्रुखसियर, ये फर्रुखसियर पता है कौन था, फर्रुखसियर एक नंबर का नालायक आदमी था, और ये वंशज था किसका, मुगलों का। फर्रुखसियर ने पता है क्या गलती की, 1713 से 1719 के बीच में था, और ये कुछ नहीं कर पाया, अपना हमारा नुकसान किया इंडिया का, जबकि मुगल था। इसके टाइम पे जो सिखों के 10वें गुरु के बाद एक नेता थे ना, क्या नाम था उनका, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। तो ये बंदा बहादुर कौन थे, सिखों के 10 गुरु, 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। उनकी डेथ के बाद ये नेता बन के उभरे थे। इन्होंने पंजाब और हरियाणा में अपनी बेल्ट में खूब एक्टिव होकर काम किया। बंदा बहादुर को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ था फर्रुखसियर का। तो अपने लोगों को तो मरवा रहे हैं जो कि हमारे अपने इंडिया के हैं। और एक बार ये फर्रुखसियर बहुत बीमार हो गया, फर्रुखसियर कहते हैं, इसे सारे इलाज, सारे तंत्र मंत्र, जादू टोने टोट के जो कर सकता था करवा लिया। भाई बादशाह है तो दुनिया इसका। अभी कुछ दिन पहले तक तो औरंगजेब जिंदा था। औरंगजेब कब मरा है, 1707 में। तो सोचो उसके टाइम में कितने बढ़िया बढ़िया वैद्य होंगे, भरपूर पैसा था, एकदम थोड़ी ना लुटता है। जिनके बाप दादा कभी बहुत बहुत पैसे के मालिक रहे हो तो उनको गरीब होने में भी टाइम लगेगा। इतनी पुश्तैनी, इतना सब कुछ था। तो इसके पास जो बेस्ट उस टाइम के अवेलेबल डॉक्टर्स थे, इसने सबको दिखाया, ठीक नहीं हुआ। ये बीमार होता गया
होता गया, उसको लगा बस अब अंत आ गया, स्वर्ग सुधारने का समय। बाय चांस एक अंग्रेज ने इसको कहा कि भैया हम तेरा इलाज कर देंगे और तुझे ठीक कर देंगे। उसने इसको, कोई बढ़िया अंग्रेज पढ़े लिखे थे, वो थोड़ा वैसी गोलियां जैसी आ जाती हैं ऐसी तब भी खाते थे, उसने इसको 2-4 गोलियां दी, ये ठीक हो गया। ये ठीक हो गया, उसने सोचा मेरी तो जान इस अंग्रेज ने बचाई है, बड़ा खुश हुआ। और इसने अंग्रेजों को, इतना नालायक था, अपनी जान के बदले में भारत में फ्री ट्रेड की आज्ञा दे दी कि तुम लोग एक काम करो, मेरे बाप दादा परदादा को तो तुम टैक्स देते थे ना व्यापार के बदले, तुम मुफ्त में व्यापार कर लो। और मुफ्त व्यापार का मतलब था इस पूरी बेल्ट में और इस पूरी बेल्ट में जितना व्यापार होता था बदले में हमें पैसा मिलता था। व्यापार अंग्रेज करते थे, कमाई हमारी थी, लेकिन इसने कहा कि तुम्हें व्यापार के बदले कोई भी टैक्स नहीं देना। तो अंग्रेजों को टैक्स फ्री ट्रेड किस बेवकूफ आदमी ने करवा दिया? नुकसान हमें भुगतना पड़ा, लाखों रुपए जो कमाई थी वो हमारी जेब से जाएगी। अब ये तो मुफ्त का टैक्स बिना दिए अपना व्यापार करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने छोटे मोटे लालच में या अपने कोई सुख देखते हुए और ढेरों रुपया इनकी जेब में वापस कर दिया कि तुम मत दो हमें टैक्स। तो ये टिक कर लो, फर्रुखसियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम पहुंचे जॉन सुरमन। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया। यहां लिख लो, फर्रुखसियर के ऊपर लिख लो, इसने कौन तो मरवाया अपने टाइम पर? बंदा बहादुर। उसको तो मरवा दिया जो हमारा खास आदमी था। बंदा बहादुर की मृत्यु और टैक्स फ्री ट्रेड, इन नालायकों का जो कि भारत को लूटने आए थे, इनका टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया। तो जॉन सुरमन था, इसको सरमन भी लिख देते हैं। नेक्स्ट में टिक करना फ्रैंक। बेटा शिष्टमंडल मतलब डेलीगेट्स, जिसमें 8-10 लोग आते हैं बातचीत करने। जैसे G20 की बैठक हुई थी आपके देश में, याद है? कब हुई थी? पिछले साल सितंबर के स्टार्टिंग में। तो उसमें शिष्टमंडल आए थे, एक देश से एक आदमी अकेला नहीं आता, प्रेसिडेंट अकेला नहीं आता, उसके साथ 8-10 लोग और भी आते हैं। अगर आपको याद हो, बहुत बड़े बड़े भोज किए गए थे दिल्ली में ना, लुटियंस के जोन में। तो उसमें कभी अब तुम रील्स और इन सब में देख सकते हो, ऐसे जैसे टेबल पे बैठे हुए हैं सब लोग, तो उनके साइड में तुम देखना और पीछे भी लोग बैठे थे। तो एक कंट्री से एक आदमी नहीं आता, एक कंट्री से 8-10 लोगों का ग्रुप आता है पूरा। ऐसे लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं ये शिष्टमंडल है। शिष्टमंडल, इन्हीं को डेलीगेट्स कहा जाता है। डेलीगेट्स, ग्रुप ऑफ पीपल, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ये। तो जैसे 8-10 लोग आए थे परमिशन लेने कि सर आप खुश थे हमसे, आप कह रहे थे कि हम तुम्हें परमिशन देंगे। तो उसने फिर इनको 2-4 दिन यहाँ रखा, फिर लिखत पढ़ा तो और परमिशन मिल गई। तो उसका हेड कौन था? जॉन सरमन। नेक्स्ट टिक कर लो, फ्रैंको मार्टिन, पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर। पौंडीचेरी पे लास्ट तक किसका राज था? फ्रांसीसियों का ना। यहाँ लिख लो 1954 में गए ये पौंडीचेरी को छोड़ के, 1954। तो पुदुचेरी पे फ्रांसीसियों की बस्ती थी, 54 में खाली की इन्होंने, 1954। चार्ल्स आयर टिक कर लो, फोर्ट विलियम, कलकत्ता का पहला प्रशासक। अंग्रेजों ने ना अपने एक तरह से गोडाउन बना दिए थे बड़े बड़े, तो उसमें एक गोडाउन इन्होंने बनाया था कलकत्ता में। इसको नाम क्या दिया? फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है? किला। उसका नाम क्या रखा? विलियम। जैसे विलियम और जेवियर, ये नाम तुम्हें ज्यादातर मिलेंगे सेंट के, उनके महात्माओं के। जैसे हमारे यहाँ नहीं थे संत रामदास, संत रामानंद, सुने ये नाम तुम लोगों ने? ऐसे ये इनके आदमी हैं। तो इन्होंने अपने बड़े बड़े लोगों के नाम पे अपने किले बना दिए। तो कलकत्ता के किले का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा इसका? फोर्ट विलियम। विलियम के नाम पे, कोई सेंट था इनका, संत, उसके नाम पे। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम, कलकत्ता का पहला प्रशासक। इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ। इनके एरिया का हेड था, ये नाम था इसका चार्ल्स आयर। महत्वपूर्ण तिथियों में टिक करो, 1498 वास्को डी गामा का भारत आगमन। 1500 टिक करो, पुर्तगीज यात्री कैब्राल भारत आया। 1502 टिक करो, वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। 1510 टिक करो, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार किससे छीना? बीजापुर के आदिल शाह से। लिख लो यहाँ, बीजापुर से। और छीनने वाला कौन था? वो दूसरा ड्यूटी करने जो आया था अपनी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने छीना, लिखते चलना ये, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने किससे छीना? हाँ, आदिल शाह, बीजापुर के राजा से, गोवा। आदिल शाह, आदिल शाह, पीछे नाम भी आया था बेटा, टिक मार्क किया था। 1530 टिक करो, कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। क्या इन्होंने पहला फोर्ट अपना कालीकट में बनाया या कोचीन में? आदमी आया कहाँ था? कालीकट में। फोर्ट बनाया था कोचीन में और राजधानी बनाई बाद में गोवा। गोवा किससे छीन लिया? आदिल शाह से। किसने छीना? अल्बुकर्क ने। तो टिक कर लो, पुर्तगालियों की राजधानी। फिर गोवा इन्होंने 1961 तक अपने कब्जे में रखा, 1530 से 1961। यहाँ 1961 लिख लो,
तब गए फिर ये, और गए क्या, मारपीट के भगाने पड़े। 1599 टिक करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई, पर महारानी से परमिशन लेते लेते क्या आ गया था, 1600 क्योंकि दिसंबर की घटना है। 1602 टिक करो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बनने की सीरीज क्या थी इनकी, बनने की, हमें एक याद है PDEDF, लेकिन बनते टाइम क्या है, पहले ये आएगा PEDDF। ये कब बनी थी, 1502, ये 1600, ये 1602, 1616, 1664 ये बनी थी, लेकिन आई नहीं थी ये, इसने आने में याद नहीं है 1608 ले आई थी ये जहांगीर की। बेटा ये अच्छा ये ठीक है एक्चुअली क्या होता है, कोई कंपनी एकदम से नहीं बनती, जैसे पहले कागजात तैयार होते हैं, 10 जगह उनके ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसीलिए इनमें चेंज मिल जाता है। थोड़ा सा सुन लो वरना फिर कंफ्यूजन रहेगा। 1502 में इन्होंने काम करना शुरू किया था, इनको परमिशन लेते लेते 1503 आ गया, इन्होंने काम शुरू किया था 1599, लेकिन परमिशन अपनी रानी से लेते लेते इनको 1600 आ गया। ये बनने का क्रम और आने का क्रम अलग अलग है, जैसा क्वेश्चन हो वैसा आंसर टिक करा ना, कहीं वहां सारे में PDEDF टिक कर दो। PDEDF कब आएगा, आने का या बनने का क्रम, और बनने के क्रम में सेकंड और थर्ड को आगे पीछे कर देना, ठीक है। और 2-4 महीने ऊपर नीचे हमेशा काम में समय लगता है। 1599 में काम स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रॉपर काम हुआ था, परमिशन मिल गई 1600 में। चलो ये टिक कर लो, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1661 में टिक कर लो, पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दे दिया। इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी दे दी, बंबई। बंबई पे इनका अधिकार था क्या, बंबई तो हमारी प्रॉपर्टी। शादी कहाँ हो रही है, यूरोप में, और दहेज किसका दिया जा रहा है, इंडिया का। और हमें अता ना पता, हमें पता ही नहीं कि हमारा बंबई कोई आदमी तीसरे आदमी को दहेज में दे गया। तो ये लोग थे, ये बंबई को दहेज में दे दिया ब्रिटेन को, पुर्तगालियों ने 1661 में। 1664 टिक कर लो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यहाँ डुप्ले लिख लो, इनका सबसे ताकतवर समझदार आदमी डुप्ले था। 1690 टिक कर लो, जॉब चारनाक, इसने क्या किया था, कलकत्ता की स्थापना। नेक्स्ट टिक करना 1759, बेदरा, किसको दर बदर भगा दिया था यहां से अंग्रेजों ने, डच को। टिक कर लो, बेदरा का निर्णायक युद्ध, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर। 1760 टिक करना, वांडीवाश का युद्ध, ये कल पढ़ाऊंगी क्योंकि कर्नाटक के 3 युद्ध मैंने पढ़ाए नहीं है अभी, पहले समझाऊंगी कहानी फिर पढ़ेंगे, बस टिक कर लो। 1760 वांडीवाश का युद्ध, इसमें वॉश कर दिए, धो दिए अंग्रेजों ने। टिक करना कौन, फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर। तो अंग्रेजों ने कौन बेदर कर दिए थे, डच, और किन का वॉश कर दिया, धो दिया, फ्रांसीसियों का। पुर्तगाली पहले ही इनको दे गए थे कि लो ये पकड़ो दहेज, और वो डेनिश वाले तो पहले ही बोले यार हम नहीं लड़ेंगे, तुम ऑलरेडी इतने लोग लड़ रहे हो। तो ये टिक कर लो, बेदरा से बेदर हुए थे डच, और वांडी वॉश से किसको वॉश कर दिया, फ्रांसीसियों को। 1789 टिक कर लो, ब्रिटेन की 2 प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय। यहाँ लिख लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति भी इसी सन की है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा लुईस था उस टाइम, 16वां के बाद दोबारा लुईस नहीं बन पाए, ठीक है। चलो इसमें सिर्फ 3 युद्ध रह गए कर्नाटक के, जो मैं कल पढ़ाऊंगी। आ गया समझ में, ये घर जाके 3-4 बार रीड कर लेना, याद अपने आप हो जाएगा फिर।